वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिसम। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को लेके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ, स्टाफ नर्स, व्यापम, एनसीएल, ऑल ओवर नर्सिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो राजस्थान सीएचओ और एमपी सीएचओ का सिलेबस है उसमें साफ साफ एक टॉपिक है एमसीएच केयर। तो इसमें एमसीएच केयर में आपके लिए इंट्रानेटल, एंटीनेटल और पोस्ट नेटल केयर को लेके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस में, गायनेकोलॉजी के वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए थे, जो अभी तक इन वीडियोज़ में नहीं मैंने रखे थे, वो क्वेश्चन यहाँ पर आज हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस सीएचओ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एमसीएच केयर को लेके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ जो लोग राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ का पेपर देंगे उसके बाद जो टर्म एंड एग्जाम होते हैं सीएचओ की 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद, उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वो लोग भी देख सकते हैं जिनके आफ्टर ट्रेनिंग के बाद टर्म एंड एग्जाम होते हैं 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द पोस्ट नेटल होम विजिट बाय फ्रंटलाइन वर्कर इन केस ऑफ होम डिलीवरी शुड बी। तो यहाँ पर पोस्ट नेटल होम विजिट पूछी है। आपने एंटी नेटल विजिट पढ़ी होंगी कि कितनी होती है, बट पोस्ट नेटल विजिट यहाँ पर पूछी है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, यदि किसी केस में होम डिलीवरी हो जाती है तो कितनी पोस्ट नेटल विजिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है 4, 6, 7 एंड डी है यहाँ पर 8। तो टोटल पोस्ट नेटल होम विजिट की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी टोटल 6 विजिट। तो जो पोस्ट नेटल मीन्स आफ्टर डिलीवरी के बाद, यदि इन केस होम डिलीवरी हो गई है, घर पे ही डिलीवरी हो गई है किसी वुमेन की, तो जो पोस्ट नेटल विजिट होंगे उसमें जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, जो भी एएनएम्स होंगे, आशा कार्यकर्ता होंगे, या फिर स्टाफ नर्सिंग वाले होंगे या सीएचओ वाले होंगे, जो भी होंगे, तो टोटल 6 विजिट आपको आफ्टर डिलीवरी के बाद है जो पर वीक जाके करनी होंगी। क्यों? क्योंकि जो मदर की क्या कंडीशन है, ब्लीडिंग किस टाइप की हुई है, पोस्टमार्टम हेमरेज की कंडीशन तो नहीं हुई है, बेबी ठीक है कि नहीं, बेबी फुल टर्म हुआ है, ऑल ओवर हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए, सभी चीज़ों के लिए आपको पोस्ट नेटल विजिट की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जो टोटल विजिट की जाएंगी वो कितनी होंगी, टोटल 6 विजिट। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, कितनी पोस्ट नेटल विजिट की जाती हैं। टोटल 6 पोस्ट नेटल विजिट हैं जो परफॉर्म की जाएंगी किसी भी फ्रंटलाइन वर्कर के द्वारा। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट शुड बी। पोस्ट नेटल तो हो गई आफ्टर डिलीवरी के बाद जो विजिट की जाएंगी। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि जो एंटीनेटल विजिट होंगी बिफोर डिलीवरी के, डिलीवरी होने के पहले जो विजिट होंगी, कंसेप्शन से लेके डिलीवरी तक के टाइम तक जो विजिट होंगी वो कितनी विजिट होंगी, टोटल 3, 4, 5 एंड 6। तो पहले जो विजिट होती थी वो टोटल 3 विजिट होती थी, बट जो न्यू WHO के अकॉर्डिंग जो न्यू रूल्स आए हैं उनके हिसाब से टोटल एंटीनेटल विजिट रखती गई हैं। अब वो कितनी हो गई, टोटल 4। तो आपको याद रखना है पोस्ट नेटल विजिट कितनी है, 6 है, और एंटीनेटल विजिट कितनी है, 4। तो दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। जनरली एग्जाम में अभी तक एंटीनेटल विजिट पूछा गया है, बट पोस्ट नेटल भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि 6 विजिट होती हैं। नेक्स्ट इज द डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस IDA ऑफ कैल्शियम इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। आप क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो IDA के अकॉर्डिंग, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के अकॉर्डिंग, कैल्शियम की कितनी ज़रूरत पड़ेगी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन। यदि प्रेग्नेंट बस पूछते सेपरेट आंसर होता, बट यहाँ पर दोनों को मिक्स करके पूछा है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को, तो कितना कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन है 1200 mg पर डे, 1400 mg पर डे, 1500 mg पर डे, या फिर 800 mg पर डे। तो जो बेसिकली जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रेग्नेंट लेडीज़ में वो होती है 1000 mg पर डे, और जो लैक्टेटिंग वुमेन होती है उनमें होती है 1200 mg पर डे।
यहाँ पर बेस्ड ऑन ऑप्शन जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन दोनों के लिए पूछा है, तो होगा टोटल 1200 mg पर डे। यदि आपसे सेपरेटली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बस पूछा जाए और ऑप्शन में आपके लिए 1000, 1200, 1400, 1500 हो, तो आप उसको प्रेग्नेंट में बस पूछा जाता है तो 1000 mg पर डे, और लैक्टेटिंग में है तो 1200, यदि दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है तो 1200 mg पर डे। नेक्स्ट इज एनीमिया इज कंफर्म्ड इन प्रेगनेंसी व्हेन हीमोग्लोबिन इज लेस देन। तो प्रेगनेंसी में है जो एनीमिया को कब कंफर्म किया जाता है कि आपको एनीमिया की कंडीशन है, आपका हीमोग्लोबिन कितने से कम होना चाहिए जब आपको एनीमिया में है जो कंफर्म किया जाएगा। ऑप्शन है 11 ग्राम पर डीएल, 10 ग्राम पर डीएल, 13 ग्राम पर डीएल और 12 ग्राम पर डीएल। तो अकॉर्डिंग टू WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से प्रेगनेंसी में यदि हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 11 ग्राम पर डीएल हो जाता है तब आपको एनीमिक है जो कंसीडर किया जाएगा। 11 ग्राम पर डीएल से यदि आपका हीमोग्लोबिन कम होता है प्रेगनेंसी में तो आपको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, एनीमिया में। फिर एनीमिया की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो इनमें हीमोग्लोबिन का लेवल 11 से और ज़्यादा कम होते जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 ग्राम पर डीएल। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटॉमी। तो जो एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी परफॉर्म की जाती है तो उसके अलग अलग टाइप होते हैं, तो कौन सी है जो एपिजियोटॉमी, किस टाइप की एपिजियोटॉमी सबसे ज़्यादा की जाती है। ऑप्शन है यहाँ पर जे शेप्ड, मीडियोलेटरल, मीडियन या फिर डी, नन ऑफ दी अबव। तो जो मोस्टली एट प्रेजेंट जो एपिजियोटॉमी की जाती है, पेरिनियोटॉमी भी जिसको हम कह सकते हैं, तो वो मीडियोलेटरल एपिजियोटॉमी। नेक्स्ट इज इनकरेज मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। मदर को हमें इनकरेज करना है, बढ़ावा देना है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग कब से स्टार्ट करनी है। आफ्टर प्लेसेंटल सेपरेशन, विद इन 30 मिनट ऑफ वेजाइनल डिलीवरी, आफ्टर 2 आवर ऑफ डिलीवरी, डी नन ऑफ दी अबव। तो मदर को हमें क्या करना है, आफ्टर डिलीवरी के 30 मिनट बाद क्या करवाना है, यदि वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो हमें उसको इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाइए, क्योंकि जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होगा कोलेस्ट्रम, उसमें ऑल ओवर सभी चीज़ें प्रेजेंट होंगी जो बेबी की इम्यूनिटी के साथ साथ उसको इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करेंगी। तो इसीलिए क्या करना है, हमें मदर को इनकरेज करना है कि आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाइए डिलीवरी के 30 मिनट बाद, यदि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज इन प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में एंटीपार्टम हेमरेज जो कंसेप्शन से लेकर 28 वीक तक का जो जेस्टेशनल पीरियड होता है, यदि उसके बाद आपको वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो वो क्या कहलाएगा, एंटीपार्टम हेमरेज। प्रेग्नेंट वुमेन में एंटीपार्टम हेमरेज होने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। ऑप्शन है एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, एंड सी यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया और डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो एंटीपार्टम हेमरेज का प्रेग्नेंट वुमेन में मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, वो है प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट इज विच टेस्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वुमेन विथ एंटीपार्टम हेमरेज। यदि कोई वुमेन को एंटीपार्टम हेमरेज की कंडीशन है तो कौन सा टेस्ट है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी, एमनियोसेंथेसिस और कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। तो एंटीपार्टम हेमरेज की कंडीशन है किसी भी वुमेन के लिए तो उसके लिए जो टेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेट रखा जाएगा, जो नहीं किया जा सकता उसके ऊपर, वो होगा पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। यूएसजी हो सकती है, एमनियोसेंथेसिस हो सकता है, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग हो सकता है, बट एंटीपार्टम हेमरेज की कंडीशन है ऑलरेडी, तो यदि आप पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो और ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। तो पोस्टपार्टम हेमरेज को कब कंसीडर किया जाता है, आफ्टर डिलीवरी से लेकर विद इन 24 आवर तक, यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, मोर देन 500 ml से ब्लड लॉस होता है, तो कंडीशन क्या कहलाती, पोस्टपार्टम हेमरेज। फिर इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी।
पोस्टपार्टम हेमरेज होने का आफ्टर बर्थ के बाद जो मोस्ट कॉमन कारण है, कॉज है, वो क्या है? रप्चर्ड यूट्रस, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, यूट्राइन स्कार या फिर डी यूट्राइन डिटैचमेंट। जो पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की मसल्स हैं, यूट्राइन मसल्स हैं, उनकी जो टोन है तो वो क्या होगी? दोबारा से वापस उसी फंक्शनिंग में नहीं जाएगी। इसके कारण क्या हो सकता है? पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन हो सकती है। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है पोस्टपार्टम हेमरेज का वो क्या है? एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 4 T's इन PPH? पोस्टपार्टम हेमरेज में जो 4 T हैं वो क्या है? तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है मैंने इसका, तो वो टॉर्न टिश्यू ट्रॉमा एंड थ्राम्बोसिस। पोस्टपार्टम हेमरेज में 4 T करके कुछ सिम्टम्स हैं, तो वो क्या है? टॉर्न टिश्यू ट्रॉमा एंड थ्राम्बोसिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैनिफेस्ट इन पोस्टपार्टम हेमरेज? पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन में क्या सिम्टम्स हैं जो नहीं देखने को मिलेंगे? कन्वल्जन्स, ब्लड प्रेशर फॉल्स, हार्ट रेट इंक्रीज, लॉस ऑफ एक्सेसिव ब्लड। पोस्टपार्टम हेमरेज में ब्लड का लॉस होगा जिसके कारण हार्ट रेट भी बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर भी कम होगा। बट कन्वल्जन्स हैं जो बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलते हैं या फिर देखने को ही नहीं मिलते पोस्टपार्टम हेमरेज में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? एक कन्वल्जन। कन्वल्जन है जो प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया में देखने को मिलेंगे, बट पोस्टपार्टम हेमरेज में देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। यदि डिलीवरी कब हुई है? आफ्टर 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद डिलीवरी हुई है, तो जो डिलीवरी होने के बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो किस तरीके का होगा? कलरलेस, सैफ्रॉन, गोल्डन और ब्राउन। जो कलरलेस और क्लियर होगा तो वो जो नॉर्मल डिलीवरी होगी, टर्म डिलीवरी होगी, उसमें होगा जो एमनियोटिक फ्लूइड का नेचुरल कलर है वो क्या होगा? कलरलेस होगा। बट यदि पोस्टर्म प्रेगनेंसी है तो उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर कैसा होगा? सैफ्रॉन कलर, जो केसर होती है उसके कलर का। और जो यहाँ पर अदर ऑप्शन है और अदर एबनॉर्मलिटीज भी हम कह सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को लेके। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जब ग्रीन कलर का हो दैट मीन्स मेकोनियम स्टेन प्रेजेंट है, बेबी ने अपना फर्स्ट स्टूल है जो एमनियोटिक फ्लूइड में पास किया है, जिसके कारण एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो गया? ग्रीन। गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड RH इनकम्पैटिबिलिटी में देखने को मिलेगा। डार्क कलर्ड ग्रीनिश येलो होगा पोस्ट मैच्योरिटी, या फिर सेफ्रॉन कलर है जो पोस्ट मैच्योरिटी में होगा। डार्क कलर्ड यदि किसी भी तरीके की एक्सीडेंटल हेमरेज की कंडीशन हो, डार्क रेड कलर। डार्क ब्राउन होगा दैट मीन्स इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के कारण है जो ब्लड का एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो इस तरीके का देखने को इंट्रा यूट्राइन डेथ के कारण, यहाँ पे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस नहीं, इंट्रा यूट्राइन डेथ के कारण क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड का कलर डार्क ब्राउन कलर का होगा। नेक्स्ट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड आयरन प्रिपरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। तो प्रेगनेंसी में जो आयरन की प्रिपरेशन दी जाती है तो किस तरीके का आयरन है जो दिया जाता है? ऑप्शन है फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस सल्फेट और डी नन ऑफ द अबव। मोस्ट वाइडली आयरन प्रिपरेशन यूज होती है प्रेगनेंसी में वो है फेरस सल्फेट। एक फेरस सल्फेट की 200 mg की जो टैबलेट होगी उसमें 60 mg एलिमेंट्री आयरन है जो प्रेजेंट होगा। ये भी याद रखना है, 200 mg फेरस सल्फेट की जो टैबलेट है उसमें कितना एलिमेंट्री आयरन होगा? 60 mg। नेक्स्ट इज इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क इज। तो ब्रेस्ट मिल्क में जो IG प्रेजेंट होता है वो क्या है? IgA। नेक्स्ट इज स्टेशन +1 ड्यूरिंग लेबर इंडिकेट द प्रेजेंटिंग पार्ट इज। यदि स्टेशन फर्स्ट शो हो रहा है लेबर के टाइम पर, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा? ऑन द पेरिनियम, हाई इन पेल्विस, स्लाइटली बिलो द ischial स्पाइन एंड स्लाइटली अबव द ischial स्पाइन। तो जो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो क्या होगा? स्लाइटली बिलो द ischial स्पाइन, यदि स्टेशन फर्स्ट प्रेजेंट होगा तो। नेक्स्ट है यहाँ पर सीमेन पीएच। तो सीमेन का पीएच होता है 7.2 to 7.8। नेक्स्ट इज प्यूबर्टी ऑनसेट इन गर्ल्स स्टार्ट विथ। तो गर्ल्स में जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है वो कब से होती है? मेनोपॉज, ग्रोथ स्पर्ट, मेनार्की,
थैलार्की एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। तो प्यूबर्टी ऑनसेट पूछा है गर्ल्स में, स्टार्टिंग टाइम ही क्या होता है, थैलार्ची। मेनार्ची तो क्या होता है, जब पीरियड्स स्टार्ट हो जाए। मेनोपॉज का मतलब है सेसेशन ऑफ पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का स्टॉप हो जाना। मीनार्ची में क्या होगा, जो पीरियड्स हैं वो स्टार्ट होंगे। थैलार्ची एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर फर्स्ट स्टेप है प्यूबर्टी का, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी, थैलार्ची एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। नेक्स्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो ओसीपी है उनके जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, दैट मीन्स जिन पेशेंट को हम नहीं दे सकते हैं वो क्या है। ऑप्शन है लिवर डिसीज, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ब्रेस्ट कैंसर और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना तो हम हाइपरटेंशन के पेशेंट को दे सकते हैं, कार्डियक पेशेंट को भी नहीं दे सकते हैं, ना लिवर डिसीज के, ना ब्रेस्ट कैंसर वालों को, ना थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वाले पेशेंट को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होंगे वो क्या होंगे, सभी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो एंडोमेट्रियम क्या है, इनर लेयर है यूट्रस की, तो प्रेगनेंसी में इसको क्या टर्म यूज किया जाता है। ऑप्शन है डेसिडुआ, मायोमेट्रियम, ट्रोफोब्लास्ट एंड लाइटनिंग। लाइटनिंग को तो वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो एंडोमेट्रियम क्या है, प्रेगनेंसी में जो यूट्रस के लिए दूसरा नाम यूज किया जाता है वो क्या है, डेसिडुआ। नेक्स्ट इज द कंडीशन वेयर द यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट, इट्स नोन एज। ऐसी कंडीशन जिसमें यूट्रस क्या हो जाए, इनसाइड आउट प्रेजेंट हो जाए, तो क्या होगा, जो यूट्रस है जनरली उसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्स्ड। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है यूट्रस किस तरीके से प्रेजेंट होती है, तो एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्स्ड पोजीशन में। बट यदि यहाँ पर यूट्रस टर्न इनसाइड आउट हो जाए तब कौन सा टर्म देंगे हम उसको, तो होगा इनवर्जन ऑफ यूट्रस। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरियन, वेजाइना। और आपको ये भी बताना है कि जिस पार्ट में हो रही है तो उस पार्ट के और कौन से पार्ट में, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब है तो फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होगा, इस्थमस, एम्पुला या फिर इंटस्टियल स्पेस। तो आपको ये भी बताना है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है। सो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।